यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्यारे देशवासियों और संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले मेरे मित्रों, जो मानवता से प्यार करते हैं, जो प्राणी मात्र से प्यार करते हैं, जो इस धरती को बचाने का प्रयास करते हैं अथवा भावना रखते हैं, ऐसे सभी मित्रों, चाहे वो महिला हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, वृद्ध हैं, युवा हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, वैज्ञानिक हैं, सबको आज मैं एक निवेदन कर रहा हूं और विशेष मेरा लक्ष्य है विश्व के वैज्ञानिकों को चुनौती देना और उन्हें चेतावनी भी देना। यह वीडियो बनाना मुझे यूं अति आवश्यक प्रतीत हुआ कि आज विज्ञान के चकाचौंध में संपूर्ण मानव जाति ऐसी फंसी है, विशेषकर युवा वर्ग, राजनेतृत्व भारत का ही नहीं संपूर्ण विश्व को लक्ष्य बना करके मैं कुछ अपने विचार रखना चाहता हूं। मेरे वैज्ञानिकों, चाहे आप भौतिकी के क्षेत्र में अनुसंधान कर रहे हैं अथवा मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अथवा कृषि के क्षेत्र में, सब में मुख्य भौतिक विज्ञान है। मैं प्रारंभ यहीं से करूंगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है, और आभास ही नहीं, मेरा पूर्ण विश्वास है का विज्ञान पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुका है और विश्व के सभी देशों की राजसत्ताएं संभवतः इन पूंजीपतियों के हाथ बिक चुकी हैं। सारा नियंत्रण कुछ चंद पूंजीपति इस विश्व का लेना चाहते हैं और वैज्ञानिकों को एक साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन कोई वैज्ञानिक यदि वास्तव में वैज्ञानिक है तो न किसी सत्ता का साधन बनेगा और न किसी पूंजीपति का साधन बनेगा। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज का वैज्ञानिक भटक गया है, विज्ञान की सही परिभाषा को नहीं समझ पाया है। इसके कारण संपूर्ण पृथ्वी पर अशांति, दुख और मौत का तांडव दिखाई दे रहा है। मैंने मंत्र के बाद में कहा, शांति ही शांति ही शांति, अर्थात हे ईश्वर, संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति हो, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं हो, किसी भी प्राणी का दुख नहीं हो और किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुख न हो, रोग न हो। लेकिन आज इस सब भी कहे जाने वाले संसार में, प्रगतिशील कहे जाने वाले संसार में सर्वत्र तीनों प्रकार का दुखों का तांडव हो रहा है। इस सब का कारण मैं आधुनिक विज्ञान को मानता हूं, क्योंकि आधुनिक विज्ञान अज्ञान के ऐसे भंवर में पड़ा हुआ है कि उसे प्रकाश में अंधकार दिखाई दे रहा है और अंधकार में प्रकाश दिखाई दे रहा है।
उसे सत्य में असत्य दिखाई दे रहा है और असत्य में सत्य दिखाई दे रहा है। उसे शांति में अशांति दिखाई दे रही है और अशांति में शांति दिखाई दे रही है। आज विज्ञान की परिभाषा क्या है? इस ब्रह्मांड को जानना, प्रयोगों के द्वारा जानना, परीक्षण करना, गणितीय व्याख्याओं के द्वारा जानना, यह विज्ञान की परिभाषा है। इस ब्रह्मांड के रहस्यों को जानना। आधार, प्रयोग, परीक्षण, प्रेक्षण और गणित, 4 आधार हैं। जो इसकी श्रेणी में नहीं आता वो उनके लिए विज्ञान नहीं है। वो प्रयोग करके ही मानेंगे। प्रयोग की श्रेणी में अगर ये नहीं आता कि मैं इस दीवार की ऊंचाई नाप लूं, मेरे पास स्केल नहीं है, तो वो इसकी दीवार की ऊंचाई अगर कोई बता दे तो उसको वो नहीं मानेंगे। कोई ये कहे कि छुरी से आदमी की मौत हो जाती है तो भी नहीं मानेंगे। उनके पेट में छुरी मारे जब ही मानेंगे। अर्थात बुद्धि से काम नहीं लेना। जब बुद्धि से काम नहीं लिया जाता, मैं ये नहीं करा प्रयोग, प्रेक्षण, परीक्षण, गणित में बुद्धि नहीं चाहिए, लेकिन इसकी सीमा के बाद वो बुद्धि के किवाड़ बंद कर देते हैं। आप लोग का मतलब, मैं वैज्ञानिकों से बात कर रहा हूं, आप लोग बुद्धि के किवाड़ बंद कर देते हैं। जब तक प्रयोग नहीं होगा, जब तक कुछ मिलेगा नहीं, जब तक डिटेक्ट नहीं होगा, तब तक बुद्धि पर आप जोर नहीं देंगे। इसी का परिणाम सारा संसार भोग रहा है। और दूसरी बात क्या है? विज्ञान की यह कोई शर्त नहीं है कि उनकी खोज किसी के लिए लाभदायक है अथवा हानिकारक है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। अर्थात सामाजिक सरोकार उनका कोई भी नहीं है। इसलिए वैज्ञानिक स्वच्छंद हो गए हैं, वैज्ञानिक निर्मम हो गए हैं। और शिल्प विद्या, जिसको हम वैदिक भाषा में शिल्प विद्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी, वही विज्ञान समझा जा रहा है। हमसे भी लोग कहते हैं कोई टेक्नोलॉजी बनाई, कोई सुई भी बनाई। मैं उनको चुनौती दे रहा हूं पूछने वालों को, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सी सुई बनाई थी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट बनाया था? मैक्स प्लैंक ने किसका आविष्कार किया था, कौन सा यंत्र बनाया था? न्यूटन ने कौन सा यंत्र बनाया था? फाइनमैन ने कौन सा यंत्र बनाया था? ये सारे वे वैज्ञानिक हैं जो यंत्र बनाने वालों के भी बॉस हैं, उनके भी गुरु हैं, उनके भी मार्गदर्शक हैं। ये वैज्ञानिक नहीं होते तो आज कुछ भी टेक्नोलॉजी दिखाई नहीं देती। आप हमसे पूछते टेक्नोलॉजी बनाई, वे थोथे चने, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। अब मेरे वैज्ञानिकों, आपके विज्ञान में एक तो यह नहीं है कि प्रयोगों, परीक्षणों, गणित की सीमा कैसे बाहर कुछ हो तो उस पर हम तर्क भी करें कि नहीं। जब तर्क नहीं होता, जब ऊहा शक्ति नहीं होती, तब गणित भ्रमित करता है, प्रयोग भ्रमित करते हैं, प्रेक्षण भ्रमित करते हैं, परीक्षण भ्रमित करते हैं। एक उदाहरण देना चाहूंगा। मृग मरीचिका आपने सबने सुना। गर्मी के दिनों में रेत के टीले हिरन को समुद्र लगते हैं, वैसे ही लहरें उठ रही हैं, पेड़ों की परछाई दिख रही हैं। हिरन पूरा प्रेक्षण करता है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है। ऑब्जर्वेशन में पानी की लहरें दिख रही हैं, पेड़ की परछाई भी दिख रही है, परंतु वह पानी तो नहीं है। और वह हिरन उस प्रेक्षण को ही संपूर्ण मान करके दौड़ता जाता है, पानी नहीं मिलता, मर जाता है। मेरे प्यारे वैज्ञानिकों, आप भी उस हिरन की तरह हैं जो प्रेक्षण के बाद बुद्धि नहीं लगाते,
परीक्षण के बाद बुद्धि नहीं लगाते, गणित की सीमा के बाहर बुद्धि नहीं लगाते, तर्क नहीं करते हैं, ऊहा शक्ति नहीं है। इसलिए आपके प्रेक्षण परीक्षण गणित सब सत्य होते हुए भी परिणाम असत्य निकालते हैं। जब नोबेल पुरस्कार ग्रेविटेशनल वेव पर मिला था तो मैंने यही कहा था, नोबेल फाउंडेशन को लेटर लिख करके 9 प्रश्न पूछे थे, मुझे यह बता दो कि ग्रेविटेशनल वेव है क्या, मुझे यह बता दो कि ग्रेविटेशनल वेव का स्पेस से क्या रिलेशन है, मुझे यह बता दो क्या स्पेस में मास होता है जो मैसिव ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करता है, कर्व होता है। 9 प्रश्न थे। नासा ने एक बहानेबाजी करते हुए लेटर लिख दिया, इसमें हम इन्वॉल्व नहीं थे। सर ने उत्तर नहीं दिया, एक नोबेल वाले ने उत्तर दिया और मैं उनका धन्यवाद भी किया कि मैं अभिभूत हूं प्रश्नों से, लेकिन दुर्भाग्य से आपका प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं 2018 तक। 2018 जाते ही हमने 19 को, जनवरी 19 में हमने वापस मेल किया कि अब उत्तर दे दीजिए। अगर आधुनिक फिजिक्स के पास इसके उत्तर नहीं है तो हम वैदिक फिजिक्स के द्वारा देंगे, अगर आप चाहें तो। फिर वो मौन हो गए। नाम क्यों बताऊं, बार बार नाम बता भी चुका हूं। तो मेरा कहना यह था कि आपके ऑब्जर्वेशन ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन तर्क के बिना, सात्विक बुद्धि के बिना निष्कर्ष गलत निकलता है। आज सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण आपके विज्ञान की परिभाषा में नहीं है। आप मांसाहार भी करते हैं, अंडे भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, बहुत सारे लोग, सबकी बात नहीं कर रहा। ये सब खाने वाले कभी भी पूर्ण विज्ञान को नहीं खोज सकते। क्यों? क्यों? उनकी बुद्धि कभी पवित्र नहीं हो सकती, कभी शुद्ध नहीं हो सकती, कभी सात्विक नहीं हो सकती। इसलिए थोड़ा जान के ही तुरंत टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं। आज वर्तमान थ्योरेटिकल फिजिक्स एक बाउंड्री के अंदर बंद है, उसको अब कुछ भी रिसर्च के लिए दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ दिन पहले सर्न की साइट पर यह था कि हम क्या खोजें ये समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कूप मंडूक होता है, कुएं का मेंढक, दीवारों के बाहर उसको कुछ, कुएं की दीवार के बाहर उसको कुछ नहीं दिखता। वैसे वैज्ञानिकों को अपने कुएं की दीवार, प्रयोग की, परीक्षण की, प्रेक्षण की, गणित की, उससे बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। बुद्धि से नहीं सोचेगा, आगे नहीं, अनुमान नहीं लगाएगा, तर्क नहीं करेगा। तो जितना उसने जाना उसमें टेक्नोलॉजी वालों ने उनका तुरंत प्रैक्टिकल करके और तुरंत टेक्नोलॉजी बनाना शुरू कर दिया। कल ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि देश में, शायद कल ही की है, कि 1 करोड़ डाटा सेंटर बनेंगे। 5G, चीन 6G की बात कर रहा है। मैं टेक्नोलॉजी का व्यक्ति बिल्कुल नहीं हूं, इसलिए मैं उस गहराई में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि दुनिया का कोई टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट यह नहीं कह सकता कि वह थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट का ऋणी नहीं है। जब तक भौतिकी के सिद्धांत को नहीं समझा जाएगा तब तक टेक्नोलॉजी बन ही नहीं सकती। सिद्धांत मूल है, थ्योरी पहले है, टेक्नोलॉजी बाद में। अच्छा बताइए कि थ्योरी में अगर गलतियां रह जाएं, अपूर्णता रह जाए, कम जानकारी हो जाए, उसके विषय में कम जानकारी हो, तो उसके आधार पर बनी हुई टेक्नोलॉजी क्या करेगी? क्या उसमें कमियां नहीं रहेंगी? विश्व भर के टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स, आप अपने हृदय पर हाथ रख के सोचिए, क्या आप जो भी टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहे हैं उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है? जब है तो अब क्यों ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहे हैं? क्यों संसार को एक सपना दिखा रहे हैं? विश्व भर के नेता
इस टेक्नोलॉजी से प्रभावित हैं। विश्व भर के नेता चमक दमक में आ जाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री भी जाते हैं, अमेरिका में देखते हैं, फ्रांस में देखते हैं, जापान में देखते हैं, हमारे यहां बुलेट ट्रेन आनी चाहिए। करोड़ों बच्चे भूखे रहे, गरीब कुपोषण से मरे, लेकिन बुलेट ट्रेन आनी चाहिए। क्यों? टेक्नोलॉजी का चश्मा बहुत घातक है। सुविधाओं के मोह में कुछ चंद व्यक्तियों को सुविधा देने के लिए करोड़ों के घर उजाड़े जाते हैं, हजारों पेड़ काटे जाते हैं। इतना पैसा टैक्स का उस बुलेट ट्रेन में लगे, उतना पैसा अगर भारत के गरीबों की दशा को सुधारने में होता, युवकों को बेरोजगारों को रोजगार देने में होता, तो कितना अच्छा रहता। क्या हमारा गरीब देश जापान बन सकता है? उसकी प्रति व्यक्ति आय देखिए, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय देखिए, फ्रांस की देखिए, तब अपनी तुलना करिए। लेकिन नहीं, ये टेक्नोलॉजी का चश्मा बहुत घातक है। और वैज्ञानिक हमारे देश के नेताओं को ही नहीं, विश्व के नेताओं को मूर्ख बनाते हैं। क्यों? इनको मूर्ख बनाए बिना उनकी दुकान चलेगी नहीं। अगर कुछ टेक्नोलॉजी कम हो जाए तो जो आज टेक्नोलॉजी बन रही है वो व्यापारी कहां जाएंगे? पूंजीपति कहां जाएंगे? वो पूंजीपति वैज्ञानिकों के सहारे हैं, वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी वालों के सहारे हैं, टेक्नोलॉजी वाले पूंजीपतियों के सहारे, पूंजीपति राजनेताओं के सहारे हैं, अथवा राजनेता पूंजीपतियों के सहारे हैं। तो 5G का शोर, सब चाहते हैं हमारा नेट काम करे, हमें बिल्कुल बाधा नहीं आवे, नेटवर्क हमेशा बना रहे, हर युवक चाहता है। आप सोचेंगे कि आप भी चाहते होंगे, वीडियो डालना है, वीडियो सुनना है, इसलिए आप पूछेंगे कि मैं भी चाहता हूं। लेकिन मैं अभी जो ये प्रयोग कर रहा हूं, मैं तो नहीं जानता, मेरा स्टाफ करता है, मैं इस विषय में कुछ नहीं जानता। ये सब आपके लिए ही कर रहा हूं, ये सब आपके लिए जगाने के लिए कर रहा हूं। मुझे इस टेक्नोलॉजी की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैं कुछ भी अनावश्यक देखता नहीं और जानता भी नहीं। लेकिन जब मुझे लगता है कि आप लोग वैज्ञानिकों के द्वारा भ्रमित किए जा रहे हैं, आप लोग राजनेताओं के द्वारा भ्रमित किए जा रहे हैं, आप लोग पूंजीपति व्यापारियों के द्वारा भ्रमित किए जा रहे हैं, तो मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि सबसे ज्यादा भ्रमित वैज्ञानिक कर रहे हैं, और वैज्ञानिक स्वयं भ्रमित हैं। इसलिए न चाहते हुए भी इस टेक्नोलॉजी का मुझे भी प्रयोग करना पड़ता है। कभी कभी तो इच्छा होती है ये सब छोड़ करके जंगल में बैठ के ध्यान किया जाए, किसी नदी में डूब के मर जाना अच्छा है, पर इस टेक्नोलॉजी से कैंसर पैदा करके जीना अच्छा नहीं है। इसलिए मैं आधुनिक विज्ञान के खतरों से सचेत करने के लिए आपको इस टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा हूं। क्या आप नहीं जानते इस टेक्नोलॉजी का कितना दुरुपयोग होता है, कितना विनाश के लिए हो सकता है? अब 5G की बात करते हैं। ये रेडियो वेव, मोबाइल की तरंगें, रेडियो वेव, जब हम कोई किसी वस्तु का प्रयोग करते हैं तो पहले उस वस्तु के विषय में जानना चाहिए। आप दूध पीते हैं, पहले ये कन्फर्म कर लें कि दूध में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया, फल में किसी ने जहर तो नहीं मिला दिया, भोजन की थाली में किसी ने विष तो नहीं मिला दिया। कम से कम इतना तो देखते ही होंगे। हम जिसका प्रयोग कर रहे हैं उसको पूरी तरह जानते नहीं। मैं संपूर्ण वैज्ञानिक जगत को पूछ रहा हूं, आप मुझे बता सकते हैं रेडियो वेव क्या होती है? रेडियो वेव का जो फोटोन है, क्या उसकी संरचना आप जानते हैं? क्या उसका कंटेंट्स जानते हैं कि वो फोटोन किस किस से मिलकर बना है? क्या ये आप जानते हैं कि वो कैसे बना है? क्या आप ये जानते हैं कि इसका स्वरूप क्या है, संरचना क्या है? और रेडियो वेव किस में गमन करती हैं? स्पेस में गमन करती हैं, आकाश में गमन करती हैं।
क्या आकाश को आप जानते हैं? मान लीजिए आप अपनी गाड़ी से, कार से कहीं रोड पर जा रहे हैं। आज तो आपने बहुतों को कार में चलते देखा है, आपने स्वयं भी कई बार चले हैं, प्लेन में चले हैं। कल्पना कीजिए, सबसे पहले जब ये चौपहिया वाहन बना होगा, सबसे पहले तो उसका कितना ट्रायल हुआ होगा, कितने वर्षों के बाद पहले तो कितनी कल्पना हुई होगी कि कैसे वाहन को बनाना है, क्या उसका डिजाइन होगा, क्या क्या मटेरियल लगेगा, कौन कौन से पुर्जे होंगे उसके, और फिर बना करके फैक्ट्री में उसका कितना ट्रायल हुआ होगा, कितना वजन ढो सकती है, और कहीं टकरा जाए तो कितनी टक्कर को सह सकती है, कितना ईंधन जलेगा, ईंधन जलाने से क्या बनेगा, और रोड का भी परीक्षण हुआ होगा। रोड कैसे बनना चाहिए, कितना कंक्रीट डाला जाए, कितना डामर डाला जाए, ये सारा परीक्षण हुआ होगा जब उस रोड पर वाहन चलाया होगा। अगर अनजाना रोड हो और वैसे ही काली चादर बिछा दे, आपको रोड जैसा दिखे, आप चलेंगे क्या? पहले परीक्षण करेंगे। किसी पानी में आप घुसेंगे तो पहले लाठी दे देखें कितना गहरा है, अगर पैदल चलेंगे तो। लेकिन आपने आज तक इन रेडियो वेव के, एक्सरेज के और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जो रोड है, वो क्या है? रोड स्पेस है। आपने स्पेस को जाना नहीं, आपने स्पेस को समझा नहीं। बात स्पेस कर्व हो रहा है, इसी बात पर नोबेल मिल जाते हैं। लेकिन वो नोबेल पाने वाला जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार दुनिया का माना जाता है, वो नोबेल पाने वाला ये भी नहीं जानता कि वो कर्व होता है, वो क्या चीज है, कर्व होता क्यों है। जब यही पता नहीं कर्व क्या चीज हो रही है, क्या वस्तु है, उसकी संरचना क्या है, तो वो ये कैसे बता सकता है कर्व क्यों हो रही है। लेकिन वैज्ञानिक ये सब नहीं जानते हुए भी फिर एक वेव बनाता है, रेडियो वेव। रेडियो वेव बनाता है, पैदा करता है। बनाएगा तो क्या, पैदा करेगा। पैदा किया किसी तकनीक से, फिर उसका प्रयोग करने लगता है मोबाइल के रूप में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहां तहां। अब उसने ये भी नहीं पता कि जिसको पैदा किया है वह क्या है। कार बनाने वाले को यही पता नहीं हो कि कार क्या है, तो क्या कार में बैठना चाहेगा? क्या कार में बैठ के मरना चाहेगा वो? लेकिन आपको यह भी नहीं पता कि रेडियो वेव क्या होती है। बता देंगे आप, इतनी फ्रीक्वेंसी है, इतनी वेवलेंथ है, बस इतना ही है क्या? ये तो ऐसा ही हो गया कि कार की 2 मीटर लंबाई है और 1.5 मीटर चौड़ाई है, बस यही कार है क्या? कार के अंदर क्या क्या है ये सब पता होना चाहिए। एक भी यंत्र उसका गड़बड़ हुआ तो कार बंद हो जाएगी। लेकिन आपको रेडियो वेव का कुछ भी पता नहीं है। यह भी पता नहीं है कि ये पार्टिकल के वेव है। पार्टिकल भी मानते हैं, वेव भी मानते हैं। डी ब्रॉगली तो कहते हैं सभी ऐसे ही हैं, सब पार्टिकल वेव, सब वेव का व्यवहार करते हैं। परंतु आपको यह नहीं पता कि वेव पार्टिकल में कैसे बदल जाती है, पार्टिकल फिर वेव में कैसे बदल जाता है। अर्थात आप फोटोन के विषय में बहुत कम जानते हैं, लेकिन उसका पूरा उपयोग करना चाहते हैं। आप स्पेस के विषय में नहीं के बराबर जानते हैं, लेकिन उसमें आप सारा वेव्स का जाल बुनना चाहते हैं। गली गली में टावर लगेंगे, 1 करोड़ वाईफाई क्या होता है वो सब, इतनी सारी तरंगों से स्पेस को भर देंगे कि हमारे जान को खतरा पैदा हो जाएगा। कितने ही रिसर्च पेपर हैं मैं बता सकता हूं। मोबाइल से कैंसर, रेडियो वेव से कैंसर होता है एक, लेकिन दूसरे आपको ऐसे भी रिसर्च पेपर मिल जाएंगे
वो कहेंगे नहीं होता कैंसर। WHO कहेगा इसके कोई एविडेंस, ठोस एविडेंस नहीं है। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट अमेरिका का है, सेल फोन्स एंड कैंसर रिस्क, बहुत बड़ा पेपर है, इसमें 53 तो रेफरेंस दिए गए हैं, मैं सब नहीं बता रहा यहां, लेकिन ये सेल फोन को कैंसरस बता रहा है, तो कंप्यूटर कैंसरस नहीं होगा क्या, लैपटॉप कैंसरस नहीं होगा क्या, और भी। और फिर भी WHO क्यों कह देता है एविडेंस नहीं है? क्या WHO की कैंसर जो सेल फोन कंपनी से कोई साठगांठ है क्या? सूचना प्रौद्योगिकी इंटरनेट कंपनियों से कोई साठगांठ है इनकी? मोबाइल नहीं, कैंसर मशीन है जेब में। डेवेरा जयपुर में अमेरिका से आई डेवेरा ये वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक व्याख्यान दिया 17 अक्टूबर 2014 को, ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। इनको नोबेल भी मिला इस पर, नोबेल पुरस्कार, जो हम नहीं देते वही देते हैं, अर्थात आप लोग ही देते हैं, आधुनिक विज्ञान जो कहे जाते हैं, इनको नोबेल दे दिया। और फिर भी इनकी बात नहीं मानी। अमेरिका जो विश्व का सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता है विज्ञान के क्षेत्र में भी, वहां का कैंसर इंस्टीट्यूट कह रहा है, फिर भी नहीं बात मानी। क्या कारण है? क्या कारण है? वैज्ञानिकों के सिर पर कौन सवार है? पूंजीपति सवार है। क्यों उसे 5G 6G 4G ये कंपनियां ये वैज्ञानिकों के मुंह बंद कर देती हैं। आप वैज्ञानिक क्यों नहीं बोल रहे हैं? एक दो बोल के चले गए, आप क्यों नहीं प्रदर्शन करते हैं? क्यों नहीं धरने पर बैठते हैं? क्यों नहीं चेतावनी देते जनता को? आप सोचेंगे कि इसके बिना काम कैसे चलेगा। आज आप हो ही ऐसे गए हैं। काम तो 2 मंजिल का मकान है तो भी लिफ्ट चाहिए, काम नहीं चलेगा। क्यों? कि चढ़ेंगे कैसे? घुटने खराब हो गए। घुटने खराब क्यों नहीं होंगे? आपने घुटनों का प्रयोग कहां किया? इस मूर्ख विज्ञान ने कहा कि आपको घुटनों के प्रयोग की जरूरत नहीं है, हम लिफ्ट बना देंगे। खाना भी कुर्सी पे बैठ के खाना, शौचालय पे कुर्सी पे बैठ के करना, भोजन भी खड़े खड़े बनाना। घुटने का तो उपयोग हुआ नहीं, तो परमात्मा ने घुटने दिए, वो खराब आपने की। अर्थात इस विज्ञान ने सुविधाओं के नाम पर हमारे घुटने खराब किए, फिर घुटने के कारण हम चढ़ नहीं सकते, उसके लिए लिफ्ट बनाई। अर्थात आज विज्ञान को हर जगह पैसे से जोड़ा जा रहा है। आज का विज्ञान पूंजीपतियों के लिए है। अर्थात एक सुविधा दो, सुविधा से भी पैसे कमाओ, और सुविधा से बीमारी हो जाएगी, उसको ठीक करने दवाइयां बेचो, उससे भी पैसे कमाओ। और सुविधा उसके लिए दूसरी सुविधा, लिफ्ट वाली सुविधा, तो उससे भी पैसे कमाओ। पैसे कमाने के साधन हो गया। लिफ्ट बनाने वाली कंपनी पैसे कमाएगी, घुटने का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर पैसे कमाएगा, और दवाइयां बनाने वाली कंपनियां पैसे कमाएंगी। ये हमें आराम देने के नाम पर हमसे कहा घुटनों का प्रयोग मत करो और ये दवाइयां खाते रहो। हमसे कहा घुटनों का प्रयोग मत करो, आप लिफ्ट में आते जाते रहो। क्या इसको विज्ञान कहेंगे? जो विज्ञान हमें रोगी बनाता है वो विज्ञान नहीं, अज्ञान है। क्यों? क्योंकि वहां एक स्वार्थ जुड़ गया। दूसरी बात, विज्ञान में एक क्या दोष है कि विज्ञान एक संकीर्ण क्षेत्र की बात करता है। जैसे फिजिक्स वाला है, वो फिजिक्स ही जानता है, उसको कोई लेना नहीं। मेडिकल साइंस, मेडिकल शरीर की एनाटॉमी, फिजियोलॉजी को वो जानता नहीं है, और चिकित्सा को जानता नहीं है, स्वास्थ्य के विषय में कुछ जानता नहीं है। उसको अपना यंत्र बनाना है और बेचना, वो बेचे या वो कंपनियां बेचें, कंपनियां उसको पैसे दें, जो भी हो। अच्छा, आप ये हम प्रश्न उठा रहे होंगे कि कैंसर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, सूर्य का विकिरण भी तो आ रहा है, उससे कुछ नहीं होता क्या? चंद्रमा का आ रहा है,
तो कैंसर की बात मैं नहीं कर रहा, आपके लोग ही कर रहे हैं। और दूसरी बात ये सुन लीजिए, आप ये कहेंगे कि हमने तो सूर्य के फोटोन को भी नहीं जाना, जो प्रकाश वेव्स हैं या हीट के उनको भी हम नहीं जानते, तो उनसे भी नुकसान हो रहा होगा। सुनिए इस बात का उत्तर। प्रकाश की तरंगों को हम जन्म से अनुभव कर रहे हैं, आज से नहीं, करोड़ों वर्षों से अनुभव कर रहे हैं। जब से मानव इस धरती पर आया, जब से प्रकाश के तरंगों में रह रहा है, उसके लिए वो अभ्यस्त है, उसके लिए उसके शरीर की रचना हुई है। लेकिन शरीर की रचना रेडियो वेव में रहने के लिए नहीं हुई है, इस बात को जान लीजिए। किसी के शरीर पर 17 क्विंटल वजन रख दिया जाए तो सोचें क्या होगा। किसी वैज्ञानिक के सिर पर 17 क्विंटल का वजन रखो, किसी नेता के सिर पर रखो, किसी पूंजीपति के सिर पर रखो, तो क्या होगा? 17 क्विंटल वजन रख दे, हड्डी भी नहीं बचेगी, एक भी ऊपर रख दें तो। और वायुमंडल का 17.5 क्विंटल वजन हमारे ऊपर हर समय रहता है, एक प्रौढ़ व्यक्ति पर। महिला पुरुष का ये मीडियम है, पुरुष पर कुछ ज्यादा, महिला पर कुछ कम, शरीर के क्षेत्रफल के हिसाब से। लेकिन हमें बिल्कुल भी अनुभव नहीं होता, क्योंकि हमारा शरीर इसी हिसाब से डिजाइन हुआ है। परमात्मा ने इस हिसाब से बनाया है कि इतना वेट हम सह सकते हैं, उस वेट के अंदर ही हम पैदा हुए। तो सूर्य के रेडिएशन के अंदर तो हम पैदा हुए हैं, इसलिए वो हमारे लिए दुष्प्रभावी नहीं है, उसको भी दुष्प्रभावी करने में हमारी भूमिका है। ओजोन परत छिद जाए, अल्ट्रावायलेट अधिक मात्रा में आ जाए, जो अल्ट्रावायलेट शरीर में विटामिन डी का निर्माण करने में सहयोग करती है, वही अल्ट्रावायलेट हमारे अंदर कैंसर भी पैदा करती है। तो परमात्मा ने वायुमंडल बनाया ताकि हम सुरक्षित रहें। कितनी अच्छी व्यवस्था दी कि हमें उतनी ही किरणें मिले जितनी हमारे लिए आवश्यक है, अधिक नहीं मिले, कम भी नहीं मिले। लेकिन हमने वहां भी साइंस लगाई। जिसको आप साइंस कहते हैं, जिसको आप विज्ञान कहते हैं, उसको मैं मूर्खता कहता हूं। उस मूर्खता से एसी, फ्रिज और बहुत सारी आपकी तकनीक क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पैदा करके ओजोन परत को खत्म करे, किसने की? ये किसके दिमाग में फितूल आया? नहीं सोचा, क्योंकि सोचना उसका विषय है ही नहीं। उसका विषय है कि एक धुन में लगा रहता है। आप एक ऐसे ड्राइवर हैं, सुनिए वैज्ञानिकों को, आप एक ऐसे ड्राइवर हैं जिसको रोड सीधा दिखता है, साइड का नहीं दिखता, पीछे का नहीं दिखता। जिस ड्राइवर के गाड़ी के कांच जिनसे वो पीछे का देखता है, साइड का देखता है, वो टूट जाए। ड्राइवर केवल आगे देखे, पीछे का हॉर्न भी नहीं सुने, वो कितने दिन ड्राइविंग करेगा, कितने दिन बचेगा वो। वैज्ञानिकों, आप उसी ड्राइवर के समान हैं जिसकी आंखें केवल आगे देख रही हैं। किस पर देख रही हैं? कि आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको पुरस्कार मिल जाए, आपको पैसा मिल जाए, और आपसे लाभ लेकर के, आपकी उस लाभ लेकर टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी बना दी, और टेक्नोलॉजी वालों ने फिर पूंजीपतियों को पूंजीपति बना दिया और जनता में रोग फैला दिए, और रोग फैला करके मेडिकल एजेंसियों को फलीभूत कर दिया, धनाढ्य बना दिया। अर्थात आज का विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, आप इसी में देखिए, जिसने रासायनिक खाद बनाया, ये कृषि वैज्ञानिकों की बात कर लूं, रासायनिक खाद बनाया, कीटनाशक बनाया, बनाने वाले क्या बना रहे थे? एक बीज बनाया, नए नए बीज, हाइब्रिड, जीएम। हे वैज्ञानिकों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बीज किसके लिए बना रहे हो? भोजन के लिए बना रहे हो? चाहे पशुओं का भोजन हो, चाहे मनुष्य का भोजन हो। भोजन शरीर में क्या काम करता है, क्या इसकी जानकारी है आपको? शरीर की रचना क्या है, क्या इसकी जानकारी है आपको? शरीर का क्रिया विज्ञान कैसा है, क्या इसकी जानकारी है आपको? अगर कृषि वैज्ञानिक को
खाद बीज और ये कीटाणुनाशक दवाइयां बनाने वाले को हमारे शरीर की, पशुओं के शरीर की, पक्षियों के शरीर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं पता है, मेडिसिन का नहीं पता है, स्वास्थ्य के बारे में उसको नहीं जानकारी है, तो क्या इसको भोजन बनाने का अधिकार है? क्या उसको बीज बनाने का अधिकार है? वो बीज अनाज का भी हो सकता है, बीज फल का भी हो सकता है, बीज सब्जियों का हो सकता है, बीज चारे का हो सकता है। महर्षि दयानंद कहते हैं कि महिलाओं को आयुर्वेद अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि महिला भोजन बनाती है। तो जो भोजन बनाता है उसको शरीर शास्त्र का, स्वास्थ्य का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन वो माता भोजन बनाती है, उससे जो बाजार से लाया है सामग्री उससे बना रही है। बाजार से आटा खरीद के लाए अथवा गेहूं खरीद के लाए, बाजार से सब्जी लाए, बाजार से फल लाए, बाजार से मसाले लाए, बाजार से तेल लाए, तो जो ये बना रहा है, जो तेल बना रहा है, बीज बना रहा है, अनाज बना रहा है, फल बना रहा है, अर्थात उसके बीज बना रहा है, खेती कर रहा है, उसको भी शरीर शास्त्र का ज्ञान क्यों नहीं होना चाहिए? क्या किसी वैज्ञानिक को यह अधिकार है कि रिसर्च के नाम पर बीजों में हम जहर फैला दें और जहर से जनता मरे, बीमार हो, फिर वो डॉक्टर के पास जाएगी और खाने वाला इसको पता ही नहीं लगेगा कि रोटी खा के कैंसर हुआ, कि कोई फल खा के कैंसर हुआ, क्योंकि सभी जहर में भरे हुए। आप जरा मुझे बताइए, आज से 50 साल पहले जिसकी आयु 60-70 की हो, या 40 साल से पहले की बात, हरा धनिया 4 पत्ती हूं सुगंध आती थी दूर से, आज बहुत सारा ले आओ तो घास जैसा लगता है। ये भोजन के सुगंध को किसने मिटाया? कौन जिम्मेदार है इसका? क्या कोई जिम्मेदारी तय करेगा अपनी? क्या कोई शासन तय करेगा? ये जिम्मेदार है वैज्ञानिक, जो रात दिन बीजों से छेड़छाड़ करते हैं। पहले जो दालों में स्वाद था, जो सब्जियों में स्वाद था, जो फलों में स्वाद था, जो अनाज में स्वाद था, वो आज कहां गायब हो गया? कौन है इसका उत्तरदायी? आज कैंसर के केस बढ़ रहे हैं। 50 साल पहले कितने कैंसर होते थे? इसके लिए कौन उत्तरदायी है? डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं, कौन उत्तरदायी है? हार्ट अटैक के केस बढ़ रहे हैं, जवान लड़के हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कौन उत्तरदायी है? ये आप उत्तरदायी हैं, आप वैज्ञानिक उत्तरदायी हैं। चाहे वो मेडिकल साइंटिस्ट हो, चाहे एग्रीकल्चर वाले हो, चाहे फिजिक्स वाले हो, चाहे केमिस्ट्री वाले हो, जिस चीज का पूरा पता नहीं होता, अब अनाज बना लिया, खाद्य प्रसंस्करण, कोल्ड स्टोरेज, बहुत सारी चीजें और केमिकल प्रिजर्वेटिव डाल के। क्या आपने जाना जिसने जीएम बीज बनाया, बीजों छेड़छाड़ करता है, क्या वो बीज की रचना को जानता है? हां, बता देगा, थोड़ा बहुत बता देगा, लेकिन क्या पूरा जानता? अगर पूरा जानता तो बीज को बना भी सकता था। सुनो जानने का दावा करने वालों, वैज्ञानिकों, पानी का एक बड़ा सरल सूत्र है, H2O। आप बताते हैं H2O, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, इतना सरल। आपने कितनों ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर के जल बनाया? जब आप जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन के आयन और 1 ऑक्सीजन का आयन मिलने से जल बनता है, तो आप क्यों नहीं बनाए? मैं ये नहीं कह रहा कि सूत्र गलत है, पर मैं अवश्य कह रहा हूं कि आपको अभी भी इस जल के विषय में भी पूरी जानकारी नहीं है। अगर जल के विषय में पूरी जानकारी होती तो आप इन 2 गैसों के द्वारा पानी बना सकते थे और पानी को भी इन गैसों में बदल सकते थे, तो बहुत सारी समस्याएं मिट जाती। परंतु आपको पूरी जानकारी नहीं है। जिस परिस्थिति में जल बनता है, वो परिस्थिति पैदा करना आपके वश का काम नहीं है लगता है, तब आप बीजों से छेड़छाड़ कर रहे हैं। बीज की संरचना क्या इतनी सरल है? अगर बीज की संरचना सरल होती तो आप बीज कृत्रिम बना सकते थे। मैं समझता हूं आप कृत्रिम बीज बनाने का प्रयास कर भी रहे होंगे,
पर अब जो भी प्रयास करेंगे वो गलत ही होगा। बीज बना भी लेंगे तो वो भी गलत ही होगा, मानवता और प्राणियों के लिए विनाशकारी होगा। आपने कौन सा आविष्कार किया जो विनाशकारी नहीं हुआ? आप प्लास्टिक बनाया, उस समय सोचा था कि इसके साइड इफेक्ट होंगे, इससे पर्यावरण दूषित होगा। आज आप ही कह रहे हो ये प्लास्टिक से बचाओ धरती को। समुद्रों में प्लास्टिक भर रहा है, एवरेस्ट पर प्लास्टिक डाल दिया, चंद्रमा पर भी कचरा डाल के आ गए। ये कचरा बनाया किसने था? कहां गया था उस समय दिमाग आपका? अगर पूरी खोज नहीं हुई, पूरी जानकारी नहीं थी प्लास्टिक के बारे में, तो आपने क्यों उपयोग के लिए बनाया? क्यों दौड़ पड़े? सारी दुनिया को मूर्ख बना दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पिछली बार 15 अगस्त को कहा था प्लास्टिक मुक्त। हुआ क्या प्लास्टिक मुक्त? अरे आप ही प्लास्टिक लाए थे, वैज्ञानिकों आप ही प्लास्टिक लाए थे। उन वैज्ञानिकों उसके बने देखकर हमारे नेता लाए होंगे, हमारी सरकारें लाई होंगी। अब सरकारें प्लास्टिक बंद करो, ये अधूरी जानकारी। डीजल पेट्रोल, दिल्ली में कितना प्रदूषण होता है, महानगरों में कितना प्रदूषण होता है। मैं कभी जाता हूं तो ये लगता है कि अब यहां से जल्दी निकल के भागो तो ठीक, जान बचे। तो आपने खोज की, क्या खोज की आपने? सीएनजी लाए। सीएनजी लाए। सीएनजी साफ सुथरा ईंधन है, पर देखिए CSIR क्या कहता है? व्हीकल रनिंग ऑन सीएनजी एमिट कैंसर काउजिंग पार्टिकल्स। सीएनजी डीजल पेट्रोल तो दमे का रोग पैदा करेगा, दूसरे फेफड़ों के रोग पैदा करेगा, लेकिन सीएनजी क्या करेगा? कैंसर पैदा करेगा। मैं नहीं कर रहा, आपके वैज्ञानिक कह रहे हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट है 15 अक्टूबर। अब और देखिए, सीएनजी मोर हार्मफुल फॉर एनवायरमेंट देन डीजल। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात हाई कोर्ट, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, अप्रैल 23, 2016। ये कौन कह रहा है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं। और देखिए, सीएनजी क्लीनर देन डीजल बट इट स्मोक हाइड्स कैंसरस डेंजर्स टू। लेकिन साफ सुथरा है लेकिन डेंजरस है। अर्थात ऐसा हुआ कि आप एक गंदगी लगी किसी फल पर, किसी ने खा ली, दिखा गंदा खा लिया, सड़ा हुआ फल खा लिया, लेकिन थोड़ा संख्या में लाके खा लिया, वो दिखेगा नहीं गंदा, पर क्या करेगा? वो गंदा फल खाने से मरे न मरे, लेकिन संख्या खाने से अवश्य मर जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों आपने सीएनजी का आविष्कार कर लिया, यह भी हमको मारने के लिए किया। डीजल का क्या, वो भी मारने के लिए किया। सीएनजी का, अर्थात जो जो आविष्कार हो रहे हैं वो आपको हमें मारने के लिए हो रहे हैं। अब आविष्कार हो रहा है ये टीके के नाम पर, हमारे डीएनए को चेंज किया जाएगा। मैं विश्व के सारे जिम्मेदार लोगों से चैलेंज कर रहा हूं, उनको पूछ रहा हूं, वैज्ञानिकों को पूछ रहा हूं। राजनेता तो कुछ जानते नहीं है, उनके तो चश्मा है विज्ञान का, उनको लगता है विज्ञान है बहुत जान। जब लैब में जाते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, मोहित हो जाते हैं, वो साइंटिस्ट बहुत काम कर रहे हैं। मैं जानता हूं, मेरे प्रश्न को उत्तर दें वो वैज्ञानिक। क्या डीएनए को वो जानते हैं? डीएनए की पूरी संरचना क्या वो जानते हैं? अगर जानते हैं तो क्या वो डीएनए बना सकते हैं? और जानते हैं, जो भी जानते हैं, जितना भी जानते हैं, वे ये तो जानते हैं कि डीएनए से छेड़छाड़ का क्या परिणाम होगा। मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं। क्या अपना बदलने दोगे डीएनए भी? ये मेरी एक वीडियो, उसमें सुन लेना, यहां उसके कोई दुष्प्रभाव नहीं बताऊंगा। परंतु ये मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिन वैज्ञानिकों को डीएनए के बारे में बहुत कम जानकारी हो, और डीएनए हर प्राणी का अपना अलग होता है, उसकी एक संपत्ति है, वो उसकी पहचान है, वो उसका कोड है, वो उसका जीवन है, उससे छेड़छाड़ एक सामान्य फ्लूक से बचने के लिए, और उससे छेड़छाड़ करके ये क्या करना चाहते हैं? जो भी रिसर्च हुए हैं वो इस दृष्टि से हुए हैं कि एक बीमारी को साइड कर दो
और दूसरी बीमारी को लिए खिड़की खोल दो ताकि दवाइयां बहुत बिकती रहें। यह डीएनए से छेड़छाड़ इस विश्व को बर्बाद कर देगी। विश्व में 8 अरब लोग रहते हैं लगभग। इन 8 अरब लोगों की जिंदगी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आज का पूंजीपति और उन पूंजीपतियों के पैसों से पलने वाला वैज्ञानिक डॉक्टर, उसको उन गरीबों की जिंदगी से कोई प्यार नहीं है। उन किसानों की, मजदूरों की, युवाओं की, वनवासियों की, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वालों की, उनको वो पशु समझते हैं, उन पर ट्रायल कर रहे हैं। अभी कल या परसों की न्यूज है, डॉक्टर तरुण कोठारी को कहते सुना, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन इंडेक्स पर किसी की न्यूज है कि डॉक्टरों ने मना किया। सरकार ने कहा था डॉक्टरों को पहले लगाएंगे टीका, डॉक्टर कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे, आम जनता को लोग। क्यों? आम जनता मरने के लिए? टीका तो सबसे पहले हमारे देश के नेताओं को लगना चाहिए, क्योंकि वही जिम्मेदार है, वो देश को चला रहे हैं, उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी है। अगर इतना ही भय है, प्रलय आ रहा है बीमारी से, तो पहले टीका लगाएं, राष्ट्रपति जी को लगाएं, प्रधानमंत्री जी को लगाएं, सब मिनिस्टर्स को लगाएं, एमएलए को लगाएं, एमपी को, मुख्यमंत्री को, राज्यपालों को, इनको लगाएं। फिर उन वैज्ञानिकों को लगाएं जो विज्ञान की बात करके हमको मूर्ख बना रहे हैं, हमारे राजनेताओं को मूर्ख बना रहे हैं, हमारी सरकारों को मूर्ख बना रहे हैं। फिर उद्योगपतियों के लिए लगाएं जो बना रहे हैं टीके, जो इसके लिए धन दे रहे हैं या धन कमाना चाह रहे हैं। उसके बाद डॉक्टरों की बारी है। डॉक्टर तो बेचारे उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। सेना को लगाना चाहते हैं, क्या सेना को भी नष्ट करना है? सुरक्षा बलों को नष्ट करना है? किसको? सबको नष्ट करना है। याद रखिए, जिस समय एंटीबायोटिक की खोज हुई थी, किसी ने नहीं सोचा होगा कि इसके साइड इफेक्ट होंगे। पैरासीटामोल की खोज हुई, उस समय किसी ने नहीं सोचा होगा साइड इफेक्ट होंगे। आप लोग ही कहते हैं लिवर किडनी डैमेज हो सकती है, रक्त डिसऑर्डर हो सकता है, ब्लड डिसऑर्डर हो सकता है। ये पैरासीटामोल जिसको कोई भी खरीद के लेके खा लेता है। थोड़ा भी बुखार आया, पैरासीटामोल ले लो। थोड़ा भी सिर दर्द हुआ, पैरासीटामोल। जो काम सामान्य से काढ़े से हो सकता था, उपवास से हो सकता था, फलाहार से हो सकता था, परंतु अगर कोई उपवास करके अपना बुखार ठीक करता, अगर कोई प्राकृतिक चिकित्सा से अपना बुखार ठीक करता, कोई काढ़ा गिलोय तुलसी का काढ़ा बना करके अपना बुखार ठीक करता, कोई नाक में तेल घी डाल करके कुछ सिर दर्द ठीक करता, तो ये कंपनियों की पैरासीटामोल बिकती कैसे? वो तो किसानों के कमाए हुए दूध घी से ठीक हो जाता, वो तो बिना कुछ खाए ठीक हो जाता, या वो फल खाने से ठीक हो जाता, किसानों को फायदा पहुंचता। लेकिन किसान को फायदा पहुंचाना उद्देश्य कहाँ है? उद्देश्य दवा कंपनियों को फायदा पहुंचाना, उद्देश्य खरबपतियों को फायदा पहुंचाना। याद रखो, मैं पूंजीपतियों से आह्वान करता हूं, उनसे पूछना चाहता हूं, आपका पेट कितना बड़ा है? कितना खाओगे? सोना नहीं खा पाओगे, खाओगे वही। अरे मांस मछली खाओगे, यह भी बीमारी की जड़। मांस मछली पर यानी मैं ही बोलूंगा, यह भी वैज्ञानिकों का आविष्कार। पर पुराने समय में यह चलता है। पुराने समय में बहुत लोग मांसाहारी थे, उसकी बात नहीं करूं। वो आहार नहीं है, वो अभक्ष्य है, पाप है, और सारे ब्रह्मांड को प्रभावित करने वाले उसकी पेन वेव्स अनेक रोगों का जनक है। तो आपके जितने आविष्कार हैं न, वो किसानों के हित में है। बीज बनाओगे, किसान को लोभ दोगे कि बहुत पैदा होगी, हां होगी, लेकिन उस पैदा करने के लिए बहुत खाद डालना पड़ेगा, बहुत कीटनाशक दवाइयां डालनी पड़ेंगी, और बहुत बीमार भी रहना पड़ेगा, पैदा करने वालों को भी और खाने वालों को भी, ताकि दवाइयां बिके। आज नाक का डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि पेट में दर्द क्यों हो रहा है, पेट वाले के पास भेजता है। इतनी भी जानकारी नहीं है कि नाक और पेट का कोई संबंध है कि नहीं। हार्ट वाला डॉक्टर सिर दर्द की दवाई नहीं करेगा, दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। क्यों? इसको यह भी नहीं पता कि हार्ट और मस्तिष्क से कोई संबंध है कि नहीं। पूछें क्या खाना है, तो कहते कुछ भी खाइए। अर्थात क्या एलोपैथी ये मानती है? क्या आप ये मानते हैं कि भोजन का स्वास्थ्य से कोई संबंध ही नहीं है? जब भोजन और स्वास्थ्य का ही संबंध का पता नहीं है, तो आपका ये साइंस नहीं है। ऋषि दयानंद का साइंस क्या है? ऋषि दयानंद ऋग्वेदात भाष्य भूमिका में विज्ञान की परिभाषा बताते हुए लिखते हैं
कि प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत, प्रकृति सबसे मूलभूत पदार्थ जिसको आप 100 वर्ष में भी नहीं जान सकते। सारे वैज्ञानिक जोर लगा ले, नासा है, सर ने, दुनिया भर के जितने इंस्टीट्यूट है, प्रकृति को आप कभी नहीं जान सकते। आकाश को भी पूरा नहीं जान सकते बिना हमारे सहयोग के, अर्थात वैदिक वैज्ञानिकों के सहयोग के। तब प्रकृति को कब जानेंगे? लेकिन महर्षि कहते हैं प्रकृति से लेकर ईश्वर पर्यंत। चेतना आपका विषय नहीं, चेतना आपने विषय से निकाल के रख दिया, क्योंकि आप तो सबको लैब में ही परीक्षण करना चाहते। जो लैब में परीक्षण नहीं होगा वो आपके लिए साइंस नहीं है, और साइंस नहीं है वो आपके लिए बेकार है। इसलिए आपका साइंस भटक रहा है, और उस भटके साइंस के आधार पर भी आप सारे राज सत्ताओं को मूर्ख बना रहे हैं, और सारे उद्योगपति उनकी इस मूर्खता का लाभ उठा रहे हैं। और जनता की भी मूर्खता है। जनता की मूर्खता यह है कि वो सुविधा चाहती है, वो चाहती है उसे पैदल नहीं चलना पड़े, थोड़ा भी नहीं चलना पड़े। मैं कुछ उदाहरण बताऊं। आज कोई दौड़ नहीं लगाएगा, कि दौड़ लगाने में पैसा नहीं खर्च होता, दौड़ लगाने से किसी की इनकम तो होगी नहीं, लेकिन जिम में जाकर के दौड़ लगाया, क्योंकि जिम वाले को कमा के देना है। उद्योगपतियों ने, पूंजीपतियों ने, पैसे वालों ने क्या किया? तुम मत दौड़ो, घर में मोटा खाके मोटा शरीर कर लो, फिर हमारे जिम में आओ, बड़ी फीस दो और यहां दौड़ भी लगाओ। साइकिल से आप बिल्कुल नहीं चलेंगे बाजार में, या कहीं भी रोड पर नहीं चलेंगे, क्योंकि शर्म आएगी, स्टेटस का सवाल है। अब अपना स्तर देखना है, हमें दूसरों के स्तर से अपने स्तर की तुलना करनी है, और वही पैसा देकर के जिम में साइकिल भी चलाएंगे। घर में महिलाओं ने चक्की पीसना छोड़ दिया, लेकिन जब बहुत सारी बीमारी होंगी तो नेचुरोपैथी में जाएंगे, फिर चक्की ऐसे करके कसरत करवाएंगे, ऐसे चक्की चालन नेचुरोपैथी में कराते, क्योंकि वहां पैसा दे के करना है, आपको हर चीज पैसे से चाहिए। तो बिना पैसे के रोग ठीक होता है तो नहीं करना है, पैसा दे के करना है, और पैसा दे के भी ऐसा करना है कि ताकि दूसरा रोग भी पहले से तैयार है आने के लिए। इसलिए आज सारा संसार भटक रहा है। इस भटकने के लिए, सारे संसार के रोगों के लिए, सारे संसार की अशांति के लिए, सारे संसार के आतंकवाद के लिए, सारे संसार की गरीबी के लिए, सारे संसार की बेरोजगारी के लिए कोई उत्तरदायी है तो साइंस उत्तरदायी है। अत्यधिक मशीनीकरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत वकालत करते हैं। क्यों? क्योंकि वो भोले वाले हैं। वैज्ञानिक जैसा कह देंगे, जैसा उनके ऑफिसर सलाहकार कह देंगे वैसा मान लेंगे, और जैसा अमेरिका में वैसे यहां भी करेंगे। क्या हम भी ऐसा ही बनना चाहते हैं? पहले तो ऐसा बन जाए। अमेरिका की आबादी कितनी, हमारी आबादी कितनी, दोनों की प्रति व्यक्ति की आय देख ले, फिर तो बराबरी करें। एक मेंढक घोड़े की बराबरी करेगा तो मरेगा ही, जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन हम मरने के लिए तो सब कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जी स्पेक्ट्रम, ये 5G 4G 6G जो भी है, मैं वैज्ञानिकों को पूछता हूं। एक तो मैंने स्पेस की बात कही थी, और ये जितनी टेक्नोलॉजी है जो एनर्जी बेस्ड टेक्नोलॉजी है, एनर्जी पर काम कर रही है, वे स्पेस और वैक्यूम एनर्जी, ये दो से रिलेटेड है। स्पेस की बात कर दी, आप स्पेस के विषय में कुछ नहीं जानते, ये बहुत नगण्य नहीं जानते, नहीं के बराबर। और आप वैक्यूम एनर्जी के विषय में भी नहीं जानते, वो भी बहुत कम जानते। वैक्यूम एनर्जी के बिना आप जितनी एनर्जी को जानते वो कोई काम नहीं करेगी, और एनर्जी काम नहीं करेगी तो आपकी कोई टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी। तो जिस वैक्यूम एनर्जी के विषय में आप अंधेरे में हैं, जिस स्पेस के विषय में अंधेरे में हैं, जिस एनर्जी के विषय में जो एनर्जी को दिन रात प्रयोग कर रहे हैं, उसकी परिभाषा बता दीजिए जरा कि एनर्जी क्या होती है। उसके विषय में भी आप नहीं जानते, बहुत कम जानते। फिर भी सारे संसार में जो देश जितनी एनर्जी प्रयोग करता है, प्रति व्यक्ति जितनी एनर्जी खपत हो, उसको कहते हैं विकासशील देश है। यह मूर्खता की पराकाष्ठा। हमारे ऋषियों की परिभाषा यह थी कि जो व्यक्ति जितना त्यागी है वो व्यक्ति उतना ही बड़ा है, और आज परिभाषा क्या है? जो व्यक्ति जितना खाता है वो उतना ही बड़ा है। चाहे वो एनर्जी खावे
चाहे भोजन खावे, या कपड़े इकट्ठे करे, चाहे साधन इकट्ठे करे, सब खाना है। जो व्यक्ति जितना खाता है वो उतना ही बड़ा है। और हमारी वैदिक, हमारी भारतीय धारणा थी, जो व्यक्ति जितना त्यागी है उतना ही बड़ा है। तो जहां खाना ही लक्ष्य हो, चाहे दूसरे के अधिकारों को हड़प करके खाना हो, हम दूसरे की झोंपड़ियों को जला करके भव्य भवन में रहना चाहते हैं, दूसरे की थाली की सूखी रोटी छीन करके हम सुस्वादु तरह से भोजन करना चाहते हैं, दूसरों के फटे हुए कपड़ों को छीन करके हम बढ़िया अच्छे महंगे वस्त्र पहनना चाहते हैं। यह आज की विज्ञान की देन है, क्योंकि विज्ञान में यह बात नहीं है कि किसी का हित भी करना है। महर्षि दयानंद की परिभाषा यही समाप्त नहीं होती है कि प्रकृति से लेकर ईश्वर तक, वो कहते हैं ओ वे विज्ञान जो सबके हित में हो, वह विज्ञान है। जो सबका हित चाहे वही विद्या है, जो सबका हित करे वही विद्वान है। ये परिभाषा आज का विज्ञान 7 जन्म में नहीं सोच सकता। क्यों? क्योंकि वह ईश्वर की अवधारणा नहीं है। जिस साइंस में ईश्वर की अवधारणा नहीं है वो साइंस अधूरा है। जिस साइंस में आत्मा की अवधारणा नहीं वो आत्मा अधूरा है। इसलिए जब ईश्वर की अवधारणा नहीं है तो साइंटिस्ट और राजसत्ताएं और पढ़े लिखे लोग ये सोचते हैं हम सर्वे सर्वा हैं। इसलिए तो कुछ चंद लोग, पूंजीपति लोग एक विश्व में एक सरकार बनाना चाहते हैं, उस सरकार के भी सम्राट बनना चाहते हैं, दुनिया की आबादी कम करना चाहते हैं। सोना है 800 करोड़ से 100 करोड़ करना चाहे, बाकी मर जाए। कोई वैक्सीन के द्वारा मारेगा, कोई 5G के द्वारा मारेगा, किसी और टेक्नोलॉजी द्वारा मारेगा, कोई GM बीज के द्वारा मारेगा, और एकदम नहीं मारेगा। एकदम मारे तो भी उनका धंधा बंद हो जाए। वो धीरे धीरे मारेंगे ताकि उनका दवाई का धंधा चलता रहे, टीके का धंधा चलता रहे, और उनके सुविधाओं साधनों का धंधा चलता रहे। ये सब धंधा चलते चलते ही मारेंगे, वैसे नहीं मारेंगे। और इस मारने को मारना नहीं कहते। इसलिए क्या होता है, आप सुनते होंगे, जहरीली शराब पीने से इतने मरे, उसके खिलाफ केस दर्ज करो। क्योंकि वो एकदम मरे ना, एकदम मरे नहीं। आजकल कानून क्या कहता है, एकदम नहीं, किसी को नहीं मारना, धीरे धीरे मारना, स्लो पॉइजन देके मारना। इसलिए जो शराब पी के मरता है, लिवर खराब होकर मरता है, आंतें खराब होकर मरता है, कैंसर होकर मरता है, उस शराब वाले पर कोई केस नहीं है, क्योंकि वो धीरे धीरे मार रहा है। और वो उस व्यक्ति को नहीं मार रहा, उस सारे परिवार को नष्ट कर रहा है, उसको गरीबी के अंधकार में डाल रहा है, उसके बच्चों के जीवन को नष्ट कर रहा है, उसकी पत्नी को नष्ट कर रहा है, उसके जीवन को नरक बना रहा है। उस पर कोई केस नहीं। एकदम शराब पी के मर गया तो वो शराब बेचने वाला अपराधी है। फिर कहते हैं ये अवैध शराब, ये वैध शराब, अवैध शराब से मरे। अर्थात जो गरीब आदमी बना लेता है शराब, वो अवैध है, और बड़े बड़े पूंजीपति, बड़ी बड़ी कंपनियां जो शराब बनाती हैं वो वैध है। सरकार को पैसा दो, वो वैध, कुछ भी कर लो। एक बैलगाड़ी पर ले जाओ, अधिक वजन रख दो, किसान अपराधी। और बूचड़ खाने में लाखों गाय मारो, कोई अपराधी नहीं है, कोई कानून नहीं हुआ। ये सब आधुनिक विज्ञान और आधुनिक राजनीति शास्त्र की देन है, और सबका दिमाग खराब किया विज्ञान ने। फिर आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आपने, मैंने आज जो प्रश्न पूछे हैं, किसी के पास इसका उत्तर हो तो बताए। और दूसरा प्रश्न और यह भी बताए कि आज आप जो भी अनुसंधान कर रहे हैं उसके दुष्प्रभाव क्यों हो रहे हैं, इन रोगों को पैदा करने का दायित्व किसका है, पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट करने का। और दूसरा प्रश्न मेरा यह है कि आज आपने जो भी आविष्कार किए, उन आविष्कारों से जो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं उसका उत्तरदायी कौन है? पर्यावरण को नष्ट भ्रष्ट करने का उत्तरदायी कौन है? भूकंप, सुनामी, बाढ़, अकाल, सूखा, जंगलों की आग, इनका उत्तरदायी कौन है? आप इस सृष्टि के मालिक बनना चाहते हैं, सृष्टि के विजेता बनना चाहते हैं। आप अपने घर में लगी हुई आग को बुझा नहीं सकते। ऑस्ट्रेलिया में 50 करोड़ जानवर मर गए, ब्राजील में शायद 2 करोड़ एकड़ हेक्टेयर जमीन, जंगल नष्ट हो गए, जल करके नष्ट हुए। आप बेबस थे। क्यों? ये कारण आप ही है। इस सारे वायुमंडल को नष्ट भ्रष्ट आपने किया है।
अब आप स्पेस को भी नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, आप मनस्तत्व को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, आप भूमि को भी नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, आप हमारे शरीरों को भी नष्ट भ्रष्ट करने जा रहे हैं डीएनए के माध्यम से। ये टीका इस धरती के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य सिद्ध होगा, जो आज पता नहीं चलेगा। कौन सी ऐसी खोज है जिसका आपको पहले से पता था कि इसका दुष्प्रभाव होगा? जब आपको यह पता नहीं है तो आप इसका कैसे पता है? टीका बनाने में 10-5 वर्ष लगते हैं। पहले जानवरों पर आप परीक्षण करते थे, क्योंकि जानवरों में आप समझते हैं इसमें इनको दुख होता ही नहीं है, उनको तो आप ऐसा समझते हैं जैसे गाजर मूली काटना, जानवर परीक्षण। लेकिन इस बार सीधा मनुष्य पर परीक्षण क्यों हो रहा है? क्यों जल्दी है? किसको पैसा कमा के दे रहे हैं आप? कैसे टीका बनता है क्या? कैसे टीका लगता है क्या? तो लगवाइए, विश्व के सारे राजनेताओं को लगाइए, वैज्ञानिकों को लगाओ, डॉक्टरों को बाद में लगाना, वैज्ञानिकों को लगाओ, पूंजीपतियों को लगाओ। आम जनता तो बिना टीके के ठीक हो जाएगी, और ठीक हो भी रहे केस। भारत में केस की कमी आ रही है, और उधर इमरजेंसी ट्रायल चल रहा है, इमरजेंसी टीका लगना शुरू हो गया। या बुद्धि का खेल? किसकी बुद्धि का खेल है? कुछ चालाक लोगों का। उनको मैं बताना चाहता हूं कि जीवन सदा नहीं रहेगा, कितने भी प्रयत्न कर रहे हो अमर नहीं होगे। और आपको क्या चाहिए? इस संपूर्ण धरती का भोग करके भी किसी की इंद्रियां तृप्त नहीं होंगी, पेट भर तृप्त हो जाएगा, जीव तृप्त नहीं होगी। इसलिए इस जीव के लिए, इस पेट के लिए, इंद्रियों के लिए इस धरती का सर्वनाश मत करिए। करोड़ों लोगों की जान को खतरे में मत डालिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सूचना प्रौद्योगिकी और जीएम बीज और डीएनए वाला ये 4 तकनीक इस विश्व को बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे। हमारे पीएम साहब का ट्विटर अकाउंट हैक किया गया, यही नहीं रोक पाए। संपूर्ण डिजिटल सारा विश्व डिजिटल, और हैकर इतने तेज है, हमारे देश को या किसी भी देश को लक्ष्य बनाकर कुछ भी कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा प्रणाली में सेंध लगा लें, हमारी मिसालें हमारे देश पर दागने में सफल हो जाएं। आपके पास है कोई उपाय? हमारे बैंकों से पैसे निकल जाते हैं, कोई उपाय नहीं है। जिसकी आपको जानकारी नहीं है उसमें आप घुसते क्यों हैं? जिस पानी की जानकारी है उसमें मत घुसो, न डूब जाओगे। क्या डूबने का संकल्प ले रखा है हमारी सरकार ने या हम लोगों ने? कैशलेस ये बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। आज नोट कर लीजिए, आपकी टेक्नोलॉजी इसी तरह भागती रही, आप भागो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि ठोकर खाओ तो बच भी जाओ, मरो नहीं, इतना भागो। लेकिन आप जिस गति से भाग रहे हैं, सबको भागना, हम पीछे रह जाएंगे, अमेरिका से पीछे रहे। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सब, रूस, चीन, ये सब समाप्त होने वाले। एटॉमिक पावर ये किसने बनाए? आपने बनाए थे। आज जब एटम बम फटेंगे तो कोई नहीं बचेगा। शायद आप लोग कुछ पूंजीपति सोच रहे हो मंगल पर जाके बच जाओगे, इसका अर्थ यह है कि धरती के लोगों को मार करके आप यहां से भागना चाहते हो। और पर्यावरण जो नष्ट भ्रष्ट होगा उसके लिए सबसे पहले तो बेचारे किसान मजदूर मरेंगे। आप तो संपन्न हैं, आपको खेती नहीं करनी है। इन गरीबों की चिंता किसको है? जो सबके अन्नदाता उसकी किसी को चिंता नहीं है। इसलिए मैं सभी वैज्ञानिकों से अनुरोध करता हूं कि आप वैज्ञानिक हैं, इस विज्ञान का मानवता के हित में ही प्रयोग करिए। लेकिन आप हित भी तो नहीं जानते हैं। हित जानते हैं कि उसके लिए सुविधा बढ़ा दी हित है। क्या सुविधा बढ़ने से हित हो जाएगा? अगर सुविधा रोग देने वाली है तो वो सुविधा नहीं होनी चाहिए। और मैं देश और विश्व के सभी अपने मित्रों से कहना चाहूंगा, ईसाई है, मुसलमान है, हिंदू है, जैन, बौद्ध, जो भी है, आस्तिक नास्तिक, शरीर सबको प्यारा होता है। इसको स्वस्थ रखना आपका धर्म है, और इसको स्वस्थ रखने के लिए आपको सुविधाओं के मोह से हटना पड़ेगा। आपको प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा, और प्राकृतिक जीवन जिएंगे
तो फिर इस साइंस की बहुत कम जरूरत रहेगी, टेक्नोलॉजी की बहुत कम जरूरत रहेगी। इसलिए अपना जीवन बदलने की कोशिश करें। जर्मनी का विद्वान एडोल्फ जस्ट ने पुस्तक लिखी रिटर्न टू नेचर। वो कितना परेशान है इस विज्ञान से। वो विज्ञान से परेशान नहीं है, आज विज्ञान के नाम पर अज्ञान परेशान रहा, इससे परेशान है। और उसे वास्तविक विज्ञान का पता नहीं था, लेकिन हम वैदिक लोग वास्तविक विज्ञान को जानते हैं। जो मैंने आपको प्रश्न पूछे हैं, स्पेस और वैक्यूम एनर्जी, इसको नहीं जानते, सारी ऊर्जा और ऊर्जा, वैसे सब उत्तर हमारे पास है। लेकिन आपका अहंकार हमसे नहीं पूछेगा। किप थॉर्न साहब को हमने कहा आप नहीं जानते, फिजिक्स नहीं जानता, हम बताएंगे स्पेस क्या है, मास क्या है, कैसे मास कैसे इंटरेक्ट करता है स्पेस को। उन्होंने नहीं पूछा। स्वाभाविक रूप से या कैसे ही वो उत्तर दे गए कि मैं सक्षम नहीं हूं, लेकिन बाद में शायद वो संभल गए। इसलिए वैज्ञानिकों, अगर आप इस धरती को बचाना चाहते हो, विज्ञान का सम्मान करना चाहते हो, तो इस विज्ञान को, मानवता को बचाओ, इस विज्ञान से प्राणियों को बचाओ, इस विज्ञान से धरती को बचाओ, वनस्पतियों को बचाओ। ये जहर बोना बंद करें, ये रेडिएशन का प्रदूषण बंद करें, धरती फट नहीं जाएगी। और मैं आज आपको सावधान कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है कि सावधान करने वाले के लोग नहीं सुनते हैं, लोभ देने वाले की सुनते हैं, सांत्वना देने वाले की भी नहीं सुनते हैं, डराने वाले की सुनते हैं। आप डराते हैं, ये बीमारी, ये टीका लगाओ, उसकी सुनेंगे। और कोई डॉक्टर कह रहे हैं, जानिए, सुनिए, डॉक्टर तरुण कोठारी को सुनिए, डॉक्टर कपिल बजाज को सुनिए, विश्वरूप चौधरी को सुनिए, विलास जगदरे को सुनिए, सुनिए इनको क्या क्या चला। और विश्व में बहुत सारे डॉक्टर आप देख लो, उनसे पूछ सकते हैं। मैं अपना विषय बंद कर रहा हूं, क्योंकि मैं एक ऐसा काम कर रहा हूं सारी दुनिया की भलाई के लिए होगा। इसलिए मेरे श्रोता जो बार बार मुझे विविध विषयों पर प्रश्न करते हैं, वीडियो बनवाने की इच्छा करते हैं, उनसे भी मैं कह रहा हूं, मैं आज के साइंस को सही दिशा में ले जाने का प्रयत्न कर रहा हूं। और 3-4 वर्ष अब जो बोल दिया वो ठीक है, दुनिया में, देश में क्या हो रहा है इसको भूल करके मैं अपने काम में लगना चाहता हूं। और हां, इतना कहूंगा कि मुझे कोई वैक्सीन लगाएगा, बलपूर्वक लगाएगा, तो मैं प्रशासन से कह दूंगा कि गोली मार दीजिए, पर वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा। आपको क्या करना है आप सोचिए। आज स्थिति, उपनिषद के एक वाक्य याद आता है, अविद्या मंतरे वर्तमान स्वयं मूढ़ा पंडितम मन्यमाना दंद्रम माना पर्यंत मूढ़ा अंधे नैव नियमाना यथांधा। अविद्या के अंधकार में लोग अपने को पंडित मानते हुए, विद्वान मानते हुए, वैज्ञानिक मानते हुए, बुद्धिजीवी मानते हुए दूसरों को ऐसे रास्ता बता रहे हैं जैसे कोई अंधा अंधे को रास्ता बता रहा हो। आपको कोई विज्ञान नहीं पता है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है, आपको टेक्नोलॉजी की दुष्प्रभाव नहीं पता है, तब आप दूसरों को प्रयोग करने की सलाह दे रहे हैं, तो आप भी अंधे और उसको प्रयोग करने वाले अंधे, बेरोक प्रयोग करने वाले। अगर दुरुपयोगी रुक जाए तो भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी की जरूरत कम हो जाए। सूचना तकनीक की अगर दुरुपयोग रुक जाए, मैं समझता हूं 20% सदुपयोग होता होगा, 80% दुरुपयोग होता होगा। डिजिटल बनाते बनाते शरीर को भी डिजिटल बनाने की पूरी योजना है, आशा है। आप सभी पशु नहीं बनेंगे, रोबोट नहीं बनेंगे, मनुष्य रहेंगे और अपने मनुष्यपन का आपको अभिमान होगा। हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए अपनी अपनी सरकारों से, वैज्ञानिकों से, क्या आप हमें अपने ढंग से जीने दें। आप विज्ञान की आड़ में चल रहे षड्यंत्र को समझें, अज्ञान को समझें, तो धरती बच जाएगी, अन्यथा विनाश अवश्यम भावी है। मैं आपको विनाश से बचाने के लिए इतना परिश्रम कर रहा हूं। वैदिक विज्ञान पर भी जो काम कर रहा हूं वो भी आपको विनाश से बचाने के लिए कर रहा हूं और आपको सही मार्ग पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर सभी पृथ्वीवासियों को सद्बुद्धि दे, बल दे,
एकता दे, जिससे सब मिलकर के इस अज्ञान की आंधी से लड़ें, अज्ञान की आंधी से बचने का प्रयास करें। ओम शम।